नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं उन मुद्दों को जिसका सीधा सरोकार समाज से है, खासकर हाशिए पर रहने वाले वो बच्चे जिनके लिए जिंदगी की खुशियां बहुत दूर हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की एक बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं आंगनबाड़ी की मौजूदा स्थिति के बारे में। आंगनबाड़ी वो संस्था है जहां नवजात से लेकर हर उम्र के बच्चों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन आज आंगनबाड़ी की जो मौजूदा स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। हमारे पास उड़ीसा से आंगनबाड़ी को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसे देखकर ये लगता है कि क्या आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चों की जिंदगी सुरक्षित और व्यवस्थित है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की स्थिति भी बेहद खराब है। इस गंभीर विषय पर आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आंगनबाड़ी एक ऐसी परिकल्पना जो जच्चा और नवजात बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आंगनबाड़ी जो दुधमुहे बच्चों के पालन का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। ये तस्वीरें ओडिशा के आंगनबाड़ी की हैं, जो इसकी दुर्दशा बयां कर रही हैं। इन इलाकों में मौजूद आंगनबाड़ी की देखरेख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ ना तो बच्चों को पौष्टिक खाना मिलता है और ना ही बाकी सुविधाएं। शौचालय की स्थिति ऐसी है कि इसको इस्तेमाल करने पर बीमार पड़ना तय है। आंगनबाड़ी की शुरुआत जिस मकसद से की गई थी वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता और इसमें रहने वाले बच्चे कई तरह की परेशानियों के शिकार जरूर हो गए। आंगनबाड़ी की स्थिति क्या कभी सुधरेगी, ये एक बड़ा सवाल है। नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद ऐसी भी चर्चा हो रही है कि आंगनबाड़ी को बंद किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा हालात में आंगनबाड़ी की ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी जिससे कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता हैं, जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी महफूज है। अब आपको ये बता दें कि जो आंगनबाड़ी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का एक हिस्सा माना जाता है, जहां पर बच्चों की देखरेख, उनका ख्याल और हर उम्र के बच्चों का ख्याल यहां पर रखा जाता है। अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग स्कीम्स हैं जिनके तहत आंगनबाड़ी को डेवलप किया गया है। लेकिन 1975 में जो आंगनबाड़ी और ये जो पूरी जो स्कीम है इसकी स्थापना हुई थी, आज इतने सालों बाद अगर आप ग्राउंड पर इसकी हालात देखें तो इसकी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। आज की चर्चा इस पर हम शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं ज्योत्सना झा, जो कि डायरेक्टर हैं फॉर सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज। शी इज ऑल्सो PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। रिसर्चर है जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च एजुकेशन और जेंडर में किया है। ज्योत्सना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं दयाराम, जो कि सेक्रेटरी हैं एस्पायर NGO के। ये NGO इज सपोर्टेड बाय टाटा स्टील फाउंडेशन और ये वो NGO है एस्पायर जिसके साथ स्वराज एक्सप्रेस ने मिलकर कोलैबोरेट किया है। और हर हफ्ते हम आपके लिए बच्चों से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं, जितने भी इश्यूज हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो दया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा में शुरुआत करूंगी ज्योत्सना से। ज्योत्सना, 1975 में यानी कि 1975 में इस पूरी स्कीम की स्थापना की गई थी और ये सोचकर कि रूरल इंडिया में एक बहुत ही एम्बिशियस, रूरल इंडिया के लिए एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इतने सालों बाद इस पूरे प्रोग्राम की अगर मैं यात्रा आपको कहूं तो आप इसे कैसे देखेंगी? इज इट अ ग्लास हाफ फिल्ड और देयर आर टू मेनी चैलेंजेस और हैज इट फेल्ड? इसको आप कैसे देखोगे? आंगनबाड़ी, ये बताना जरूरी है कि ये दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम था जहां बच्चों के इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन की बात हुई। इसमें न्यूट्रिशन का एलिमेंट था, इसमें एजुकेशन का एलिमेंट था और इसमें लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स का एलिमेंट था। तो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की परिकल्पना थी और वो अपने आप में बहुत ही एक रेडिकल स्टेप था और कंसेप्चुअलाइजेशन।
और जब जिस तरह से वो एलिमेंट हुआ है ओवर द इयर्स, उसमें बहुत सी समस्याएं रही हैं। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में एक जैसी स्थिति नहीं है। जिन राज्यों के पास, जैसे सदर्न स्टेट्स के पास बेहतर पेइंग कैपेसिटी थी, उन लोगों ने उस पे अपने पैसे से खर्च किया है। जो केंद्र सरकार का प्रोग्राम था, उसमें तो सबसे बड़ी वजह है कि पैसा ही नहीं रहा। वो काम उसमें जोड़ते चले गए और नए नए कॉन्सेप्ट्स लाते गए, उसको बैक ही नहीं किया। किसी भी चीज को आप बिना पैसे से, बिना ट्रेनिंग से, बिना सिंसियरिटी से नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी हालत कई राज्यों में तो बहुत ही खराब है, लेकिन उन राज्यों में बाकी चीजों की भी हालत खराब है। तो ऐसा भी नहीं है कि आंगनवाड़ी एक अलग से उसका एक एग्जाम्पल है। और कुछ राज्यों में जहां जैसे साउथ के स्टेट्स हैं, जहां इन्होंने अपना पैसा लगाया और अपने तरह से उसको रिकंसेप्चुअलाइज किया, ये बेहतर है। तो इसलिए इसको एक ही मापदंड से पूरे देश में नहीं मापा जा सकता है। और जहां पे ये खराब चल रहा है वहां बहुत ही खराब चल रहा है। हम लोगों ने एक स्टडी की थी और काफी इन डेप्थ स्टडी की थी बिहार में और तमिलनाडु में, और वहां हमने पाया कि बिहार के जिस हिस्से में हम लोगों ने काम किया, वहां आंगनवाड़ी चलती ही नहीं थी। जो अगर खुल भी जाए तो कुछ बच्चों को वहां खाना मिल जाता था, उसके अलावा वहां कुछ नहीं होता था। और जाति का समीकरण ऐसा था कि जिस जात की महिला आंगनवाड़ी वर्कर है, उससे नीचे जात के बच्चे तो वहां सोच भी नहीं सकते हैं आने में, और उनके प्रति व्यवहार भी बहुत बुरा था और कई सारी समस्याएं। तो आपके कहने से ज्योत्सना लगता है कि आंगनबाड़ी को जो वहाँ का गांव का समाज है उससे भी बहुत ज़्यादा जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वहाँ पर वो अपने बच्चों को भेजने के लिए ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन दया, आपसे पूछूंगी, ज्योत्सना आपके पास फिर से लौटूंगी आपके पास, आप बने रहेगा। लेकिन दया, कितनी बड़ी प्रायोरिटी है सरकार के लिए आंगनवाड़ी इस समय? क्योंकि पेपर पे तो बहुत एम्बिशियसली इसको बनाया गया है, लेकिन जो ज़मीनी हालात है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इतना एम्बिशियस प्रोग्राम सरकार ने बना तो लिया, लेकिन कितनी सरकारें हैं जिन्होंने वाकई में आंगनवाड़ी को प्रायोरिटी दी है? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में। शायद ये 0 से 6 का जो उम्र है वो सबसे महत्वपूर्ण उम्र है। ये ज्योत्सना इकोनॉमिस्ट है, ये बताएंगे आपको पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं आज, जब रिटर्न की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, मैं सिर्फ इस लहजे से देखूं तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का वो इस उम्र के बच्चों पे है, क्योंकि ये उम्र सबसे बहुत महत्वपूर्ण उम्र है। और आईसीडीएस प्रोग्राम की जो परिकल्पना की गई, जैसे ज्योत्सना ने बताया अभी, कि बहुत समग्र रूप से सोचा गया। इसमें इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, शिक्षा है, और मदर्स के लिए भी है, एडोलेसेंट के लिए भी है, बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ नहीं। लेकिन दया, अगर अलग अलग एज ग्रुप्स की हम बात करते हैं, जैसे 0 to 6 years, उसके बाद टीन एज है, उससे आगे बढ़कर है, किस एज ग्रुप में वाकई में जो आंगनवाड़ीज है वो वाकई में आप ये कह सकते हैं कि वो सफलतापूर्वक चल रही हैं? किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में क्या चल रही है, या सभी एज ग्रुप में एक ही जैसे हालात हैं? नहीं, जैसा कि ज्योत्सना ने कहा, मैं सहमत हूं कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। पहले तो हमें ये समझना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंटर की तरफ से, सेंटर ने निश्चित किया, तो सेंटर की तरफ से कुछ शेयर है फंड का, वो सफिशिएंट नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा था कि हमने तो सोचा है, कल्पना तो ये है कि हम चांद पे जाएंगे, बहुत अच्छे से कंसेप्चुअलाइज किया है, लेकिन जब जाने के लिए प्रोविजनिंग करते हैं तो हमने बैलगाड़ी का किया है, बुलेट कार्ट का, तो चांद पे पहुंच नहीं सकता है। तो जो परिकल्पना है, जो सोच है और जो प्रोविजन है, उसके बीच बहुत बड़ा गैप है। सबसे बड़ा कारण तो यही है। अब इन कारणों को देखें कि मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सर्वे अपना, हमने जो एरिया में काम किया है थोड़ा आपसे शेयर कर लूं कि क्या स्थिति है। ये मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर कर रहा हूँ। 200 आंगनवाड़ी के साथ पिछले साल हमने काम शुरू किया। तो हमने पहला वेस्ट लाइन किया, और वेस्ट लाइन में आपको बताऊं मैं कि इलेक्ट्रिसिटी की हालत देख लीजिए तो 0%, किसी आंगनवाड़ी केंद्र में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बिल्डिंग 65% आंगनवाड़ी के पास अपने भवन नहीं है, बच्चे कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं। 56% के पास टॉयलेट नहीं है, छोटे बच्चे जिनको टॉयलेट जाने की टॉयलेट नहीं है, आप बच्चों को 4 घंटे वहां बैठ के काम करना है। पानी, पीने के पानी की सुविधा की बात करें, सिर्फ 35% थे जहां पे पानी की सुविधा थी, कुछ था जिससे पानी निकाल के बच्चे पी सकते हैं। बच्चों के स्वस्थ रहने का सवाल है, हाथ धोने का सवाल है, तो 100% में से किसी में भी कोई सोप जैसी कोई चीज नहीं थी जहां बच्चे हाथ धो सकते हैं। बच्चों की उपस्थिति को ले तो 60% से कम बच्चे आ रहे थे, और चूंकि उड़ीसा में
2 मील मिलता है, कर्नाटका में भी 2 मील मिलता है, तमिलनाडु में कुछ अच्छे, उड़ीसा कुछ अच्छे राज्यों में से है जो ये फिगर देख रहे हैं आप। तो उसमें स्थिति है कि बच्चों को उनकी उपस्थिति 60% से कम है। जो मदर्स कमिटी है जिसको सुपरवाइज करना है, जो मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, 0% ट्रेनिंग था, उनकी कोई भागीदारी बहुत लिमिटेड थी। जो हमने प्रयोग किया, जब हमने इन सब चीजों पर काम करना शुरू किया, छोटी छोटी चीजें, आपने पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी, आपने सोप की सुविधा उपलब्ध करा दी, आपने कम्युनिटी को जोड़ दिया, ट्रेनिंग कर दिया, तो यही अटेंडेंस जो 60 से नीचे था 90% प्लस हो गया। आपने बहुत मुख्य पॉइंट्स आपने बताए हैं। जहां तक आंगनबाड़ी का सवाल है, ज्योत्सना आप अभी सुन रही थी कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां के जो पर्सनल्स हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, और यही मुख्य कारण है कि आंगनबाड़ी आज एक सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट हम उसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सरकार किसी भी स्कीम या पॉलिसी की जब बात करती है तो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि कितना आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्या सरकारें वाकई में जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए आंगनबाड़ीज में उतना क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट वाज अ बीजेपी गवर्नमेंट और अ यूपीए गवर्नमेंट और अ जनता गवर्नमेंट? व्हाट हैज बीन द इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट्स? नहीं, केंद्र सरकार ने तो नहीं किया है। केंद्र सरकार ने एक फिक्स्ड रखा जो कि बहुत कम है जरूरत से। साउथ की सरकारों ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटका ने, कारण क्या है? केंद्र सरकार ने आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसका कारण क्या? और भी कम हो गया 14th फाइनेंस कमीशन के बाद। ओके, तो आपके वो प्रायोरिटी में नहीं है। आपने शिक्षा पे भी कम किया है और सारी चीजों पे कम किया है। और ये जो उम्र के बच्चे हैं, साउथ में इस पे बहुत ज्यादा खर्चा है नॉर्थ और ईस्ट के कंपैरिजन में, और इसलिए आंगनवाड़ियों की हालत यहाँ थोड़ी बेहतर है। जैसे यहाँ बच्चे आते हैं, हम लोगों ने एक क्लासरूम प्रोसेस का कर्नाटका में किया, तो हमने पाया कि एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज एक्चुअली सिर्फ आंगनवाड़ी में हो रही थी, प्राइवेट प्री स्कूल और अदर जितने भी प्राइवेट इंटरवेंशन है उनके कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ भी कई चीजों की कमी है। लेकिन यहाँ सैलरीज जो है वो 3 गुनी है। जो ऑनरेरियम मिलता है आंगनवाड़ी वर्कर को, वो तेलंगाना में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में से बिहार के कंपैरिजन में या उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। और फिर भी ये कम है। हम लोगों ने अभी एक 16 राज्यों में किया है बच्चों पे खर्चे का एनालिसिस, और हम लोगों ने ये पाया कि जो 0 to 6 है वो सबसे कम है उनकी जरूरतों की अपेक्षा। जो हमारा 6 से 14 वर्ष है उस पे ज्यादा खर्चा है, और फिर 14 से 18 पे कम है। लेकिन तो आप अगर खर्चा नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, और गवर्नेंस मैटर करता है। आप माफ करिएगा, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे। एक आंकड़ा स्मृति ईरानी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है लोकसभा में दिसंबर 13 को। उन्होंने कहा है कि जो आंगनवाड़ी जिनके पास टॉयलेट्स नहीं है, जो टोटल नंबर विच शी हैज शेयर्ड इट विद द लोकसभा इज 3,62,940 टॉयलेट। आंगनवाड़ीज में टॉयलेट्स नहीं है। अब ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का जो पानी है उनकी संख्या है 1,59,568 आंगनवाड़ीज में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। अब ये जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स, चाहे आप वो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम, चाहे इंद्रधनुष प्रोग्राम हो या पोषण अभियान हो, इतने सारे जो पैरेलल कैंपेन सरकार के चलते रहते हैं, तो क्या ये कैंपेन्स आंगनवाड़ी को कवर नहीं करते? क्योंकि अगर ऐसा करते तो शायद आंगनवाड़ी को भी उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता और वो अच्छे से पनपते। कैंपेन्स पे आंगनवाड़ी को नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो सिर्फ एक जरिया बना के आंगनवाड़ी वर्कर उस कैंपेन का जरिया बन जाती है, तो वो और भी अपना जो उसका काम है वो छोड़कर उस कैंपेन में चली जाती है। आप बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का तो देखा होगा ना कि 75% पैसा जो है वो कम्युनिकेशन पे गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहाँ जाता है? आप पीने के पानी की बातें कर रही हैं, तो जहाँ पे यस भी टिक है, वो कई बार वो मटका है और उस पानी में कितना वो पीने लायक पानी है, ये शक बना रहता है। तो और टॉयलेट भी जो है वो वाकई वहाँ है या नहीं है। और अगर आप अर्बन क्षेत्र में देखेंगे, अब तो हमारा लगभग 50% पॉपुलेशन शहरों में है और अर्बन पुअर की हालत रूरल पुअर से भी बदतर है, तो वहां तो आंगनवाड़ियों के पास जगह भी नहीं है। और जो नॉर्म्स हैं वो इतने कम हैं रेंट के
कि उसमें आप सिटीज में कुछ भी नहीं आप रेंट पे ले सकते। लेकिन दया रेंट के नॉर्म्स इतने खराब हैं। दया आपसे पूछूंगी, जैसा ज्योत्सना ने कहा कि आंगनवाड़ी एक जरिया बन जाता है सरकार के लिए, अगर वो अलग अलग कैंपेन्स लॉन्च करते हैं तो आंगनवाड़ी बिकम्स अ व्हीकल वेयर दे एम्प्लॉय द आंगनवाड़ी वर्कर्स और फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या साफ शब्दों में आप इस बात को कह सकते हैं कि सरकार के लिए आंगनवाड़ी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी और वो कैंपेन्स जहां पर वोट बटोरने का काम वो करते हैं वो उनकी प्रायोरिटी बन जाता है? मे बी शायद आंगनवाड़ी से उनका वोट बैंक नहीं बनेगा। है वो सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है, वो दिखता है लोकेशन से लेकर के और बाकी सारी चीजों में दिखता है। और एक चीज का इंडिकेटर है कि सरकार जिस बात को गंभीरता से लेती है उस पर ठीक से खर्चा भी करती है, नहीं करती है उसके लोकेट नहीं करती है तो इसके प्रति गंभीर नहीं है। ये तो सीधा सा सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति देखिए आपकी, मैं आपसे कुछ आखिरी शेयर कर रहा था कि इनसे उम्मीदें तो हमने बहुत कर रखी है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हम जहां काम करते हैं उनको 29 रजिस्टर भरते हैं, उसके अतिरिक्त उनके पास दुनिया भर के काम है जिसमें उनको लगाया जाता है। जब आप इनको लगाते हैं इस तरह के काम में, उनका कोई ट्रेनिंग नहीं है। और जो एक असली मुद्दा है, ह्यूमनाइजेशन का काम तो काफी हद तक हो रहा है काफी जगहों पे। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन का, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का काम है, वो सबसे बड़ा कैजुअलिटी है, क्योंकि ना तो उनके लिए उसके पास कोई ट्रेनिंग है ना तो साधन है, सामग्री भी नहीं मिलेगी आपको वहां जाएंगे तो। और वो सामग्री यदि कहीं है, कहीं से खरीद के आए तो उसका उपयोग कैसे करें, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। और मैंने कहा कि सब मिला जुला के वो मूलतः कुछ खाना बांटने का कार्यक्रम तो हो जाता है, लेकिन बच्चों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास की जो हम बात करते हैं, हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन और जो डेवलपमेंट की बात करें, साइकोमोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो उसको देखें तो वो करीब करीब नगण्य है, क्योंकि उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल। और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए अकेले ये सब कुछ करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने काम गिनाए गए हैं सब उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को करना है, तो उसकी जो क्षमता है, उसकी जो वेतन मिलते, वेतन नहीं ऑनरेरियम कहते हैं ये, उस सबको देख ले तो ये असंभव सा काम है उनके। सो बेसिकली इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और शायद ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो आज आंगनवाड़ी की हालत है वो इस समय मौजूदा हालत है। लेकिन ज्योत्सना, आपसे पूछूंगी कि जो आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है, जैसा दया ने कहा कि एक कार्यकर्ता वो बेचारी 29 रजिस्टर्स भरती है, कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है। तो यानी कि जो काम उनको करना है वो काम न करके वो 10 और काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आंगनवाड़ी की जो संस्था है और जो पूरी जो उसका फ्रेमवर्क है उसे इम्प्रूव करने के लिए इस समय सरकार क्या करेगी? पहले तो ये कहा जाता था कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम तो मुझे सरकार का कोई इस पर नजर नहीं आता और ना ही इसे मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करता है। नहीं, तो उसके ट्रेनिंग में तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग अप्रोच रहा है। तो जैसा मैंने बार बार कहा कि साउथ में उनको बेहतर हुआ है उनके ट्रेनिंग, और उसका कुछ असर भी दिखता है, लेकिन जो हुआ है वो काफी नहीं। और दूसरी बात है कि ये जो 10 हाथों वाली बात है, वो हिंदू देवी की तरह इनके 10 हाथ होने चाहिए, वो सारे राज्यों में है, वो साउथ में भी है। और जो काम एफिशिएंटली बांटा जा सकता है वो नहीं है, थोड़ा सा वो अब जैसे इम्यूनाइजेशन का काम है, जब आप आशा को, आप एक वर्कर को वहां रखते हैं तो वो काम ज्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट और आशा के हाथ में है। उस काम को, उस रजिस्टर्स को सारे को आसानी से आंगनबाड़ी के वर्कर के हाथों से लिया जा सकता है। तो इस तरह का वो तो जो एक बार बन गया वो बन गया, उसको बदलने में किसी भी तरह की चीज हमारे यहाँ बदलती नहीं है। एक कार्यक्रम आता है, अगर वो फेल कर गया तो उसको हम बंद नहीं करते हैं, हम फिर एक दूसरा कार्यक्रम लाते हैं और फिर वो भी फेल कर जाता है, तो आपकी 5 फेल की गए कार्यक्रम साथ साथ चलते रहते हैं किसी न किसी तरह कागजों पे, क्योंकि सारे जो प्रोजेक्ट ऑफिसर से लेके हर व्यक्ति उस पर बना रहता है। क्यों दयाराम अग्री करेंगे मेरे साथ? तो हम अपने गलतियों से नहीं सीखते हैं और हम नए नए कार्यक्रम लाते चले जाते हैं, उससे हमारा महकमा बढ़ता जाता है, हमारे पैसे उधर बनते जाते हैं। और इसका एक प्राइवेटाइजेशन से भी ताल्लुक है। आंगनवाड़ी अगर नहीं काम करती है, और खास करके जो हमारे स्कूल में है, वो प्री स्कूल पे जब जोर देते हैं तो वो चाहते हैं कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल से होकर आए, तो वो भी एक है, ये हमारे वाइडर पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रेम भी है।
हम आंगनबाड़ी को सक्सेसफुल देखना ही नहीं चाहते हैं, खास करके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के संदर्भ में। नहीं, हम तो जो चाहते ही बढ़ता नहीं है हुआ कि प्राइवेटाइजेशन है, सफल आपने एक हो। बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट उठाया कि जो बढ़ता हुआ प्राइवेटाइजेशन है वो नेचुरल सी बात है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आंगनवाड़ी सक्सेसफुल बने। तो ऐसे में दया, आप क्या सोचते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा? ऐसे तो जो ज्योत्सना ने बताया और जो ट्रेंड देखने में आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन, डोंट यू थिंक दैट द आंगनवाड़ीज विद द लैप्स ऑफ टाइम विल गेट कंप्लीटली फेज्ड आउट? बिल्कुल ऐसा दिन भी आएगा कि बिल्कुल खत्म हो चुकी होंगी, उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि फेज आउट होगा, और होना भी नहीं चाहिए। इसके कई कारण है। मैं यदि कहूं कि बहुत सारे राज्यों में चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का काम ना भी हो रहा हो, तो न्यूट्रिशन के मसले में कम से कम और इम्यूनाइजेशन का काम तो काफी ढंग से हो रहा है काफी जगहों पर। उड़ीसा का मैं कहूँ, झारखंड का कहूँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसके चलते ये बंद तो नहीं होगा। जहां तक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का सवाल है, अलग अलग ढंग से लोगों ने, आप केरल में जाएंगे, सारे प्राथमिक स्कूल के साथ उनके प्री प्राइमरी स्कूल पंचायतों ने संगठित किया है और वो चल रहे हैं। दूसरी जगहों पे जो हम लोगों ने प्रयोग किया है, थोड़ा सा मैं शेयर करूं कि हमने जो गांव की महिलाएं हैं, जो मदर्स हैं, उनको जोड़ के एजुकेशन के कार्यक्रम में बहुत सारी गतिविधियों को जोड़ा है। जैसे हमारी महिलाएं आके, गांव की मदर्स आके, वो पपेट को यूज करते हुए स्टोरी टेलिंग करती है। बच्चों के भाषा विकास के लिए, उसके अटेंशन के लिए, बहुत कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बेहतर है। दूसरी बात कि हमने जो मदर्स कमेटी को ट्रेन किया है, तो उसको एक बात समझ में आने लगी है, वहाँ हाइजीन की सुविधा है, पानी की सुविधा है, हर जगह लिक्विड सोप है। जब उनको लगता है कि हमारे बच्चे ठीक से, तो वही अटेंडेंस जो मैंने आपसे कहा 60 से कम था, हर जगह 90% है। वहीं पे हम देख रहे हैं कि तो एक तो मैंने कहा कि सरकार को बहुत कुछ करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, ट्रेनिंग बढ़ाना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, लेकिन दूसरी तरफ जो पंचायत और जो हमारी मदद कमेटी है, उनकी सक्रिय भागीदारी से भी इनमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। बिल्कुल, आप जो कह हमारा रहे अनुभव, कि बिल्कुल, तो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए इस प्रोग्राम में वो नहीं हो रहा है। लेकिन ज्योत्सना, एक जो और बड़ा सवाल है, अभी हाल में हमने देखा कि नई शिक्षा नीति लॉन्च की गई। नई शिक्षा नीति से इन आंगनबाड़ीज को कैसे जोड़ा जाएगा? क्या वाकई में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा जहां तक नई शिक्षा नीति और आंगनबाड़ियों को जोड़ने की बात है? मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी पता है कि ये कैसे जोड़ा जाएगा, और नीति इस बारे में कुछ भी नहीं कहती है। तो और कई राज्यों में इसका विरोध भी है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स के यूनियंस तो विरोध कर ही रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब आप एक चीज लाते हैं, ये ठीक है कि 3 से 8 अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे, तो डेवलपमेंटली वो 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों का एक बनता है सामंजस्य। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशनली देखेंगे, तो जो स्कूल है वो कभी भी 20 साल से दयाराम और मेरे जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग सारी मेहनतों के बावजूद और पूरे सरकारी तंत्र के जुड़े रहने के बावजूद हम लोग ये नहीं बदल पाए कि पहली में बच्चे लिखने का काम ना करें, दूसरी में ना करें। और अब हम और भी छोटे बच्चों को ला रहे हैं, तो चाहे हम लिखने में कितना भी बात कर लें कि अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एंड चाइल्ड जॉयफुल लर्निंग, जो होने वाला है वो है डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो अब आपको 4 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे भी लिखते नजर आएंगे, 3 साल के बच्चे भी अरिथमेटिक के सवाल से जूझते, अंक तो कम से कम जानेंगे ही। तो मुझे नहीं लगता है कि विदाउट इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस इसकी बात होनी चाहिए। और जहां तक इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस की बात है, तो वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी दूर दूर तक कोई मुझे इंडिकेशन या सिग्नल नहीं मिल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस सामने दिख रही है। तो दया, ऐसी हालत में क्या सोल्यूशन होना चाहिए? अगर पहले 2 सॉल्यूशंस मैं आपको बोलूं कि आप सरकार को अपने सजेशंस दें, तो आंगनबाड़ी को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो वो क्या होंगे? एक तो मैं कहूंगा कि एक तो ये जो वेगनेस है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने काफी एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया है। 3 to 8 एक पैकेज है, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड, लेकिन उसमें किसकी क्या जिम्मेदारी होगी? अभी 6, 7, 8 के बच्चे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ है, 5 से नीचे वाले वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखती है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए वो कहते हैं शिक्षा विभाग इसका ट्रेनिंग करेगा, तो पता नहीं वो किस तरह से होगा। मुझे लगता है ये काफी अटर कंफ्यूज। तो ये ओवरलैपिंग से आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जी, इसको ठीक करने की जरूरत है। और दूसरी बात आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है हर जगह इसके लिए, और ये बढ़ेगा तभी जब दबाव बनेगा, क्योंकि ये इसलिए भी कम है कि जो
अपर मिडिल क्लास है शहर में, उनके बच्चों के लिए या तो घर में या उनके प्री प्राइमरी एजुकेशन की सुविधाएं तो हो जाती है, क्योंकि हमारा तो समाज बटा हुआ है एक, जिसके लिए प्राइवेट व्यवस्था है। जो बाकी जो वंचित तबके हैं उनके लिए उनकी जरूरत है, जो रूरल है, जो मार्जिनलाइज है, अब उनकी आवाज नहीं है तो नहीं हो पा रही है। तो रास्ता तो ये है कि एक तो जो है प्रोविजन उसको भी बेहतर यूटिलाइजेशन के लिए संगठित होकर काम कर रहे हैं, तो वो बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारा अनुभव है इस साल हम लोग 5000 आंगनबाड़ी के साथ काम करने का हमारा प्लान है, 200 के बजाय। तो देख रहे हैं, हमने एक प्रयोग किया कि देखा उसमें बहुत बड़ा अंतर पड़ा है लोगों की भागीदारी से, ट्रेनिंग से, मैनेजमेंट को सुधारने से। एक तो वो पहलू है। दूसरा, ये लगातार डिमांड भी कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है। और मैं आपसे एक सिर्फ डेटा शेयर करना चाहता हूँ केओंझर डिस्ट्रिक्ट का। केओंझर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हमारे पास समय कम है, दया समय कम है, लेकिन जिस तरीके से छोटा सा डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैसे का मसला नहीं है, यही मैं कहना चाह रहा था कि केओंझर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 4400 करोड़ रुपए है, लेकिन आंगनबाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जब कमेटियों ने प्रस्ताव बना के दिया है तो जो डीएमएफ फंड है उसने इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये होता नहीं यदि नीचे से ये प्रस्ताव नहीं बनता। तो जो हो सकता है कि 2 साल बाद सरकार और भी बहुत सारी बातें आंगनबाड़ी, हाँ सरकार आंगनबाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें कर रही है, जैसे कि सक्षम आंगनबाड़ी, जहां जिसे बहुत ज्यादा उसे चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए, वहां पे लर्निंग एड्स दिए जाएं, लेकिन अभी भी ये सारी बातें पेपर पर हैं। अब नई शिक्षा नीति के आने के बाद आंगनबाड़ियों को किस तरह जोड़ा जाएगा, क्या वो वाकई में सफल हो पाएंगी, अभी इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जैसा दया और ज्योत्सना ने कहा कि इस समय बहुत बड़ी एक जरूरत है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट और किया जाए, ट्रेनिंग की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, तभी ये जो वर्ल्ड का सबसे एम्बिशियस चाइल्ड केयर प्रोग्राम है, तभी जाकर ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा। ज्योत्सना और दया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मिलूंगी किसी और इशू के साथ। बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ।